वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आरडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज पिछली क्लास में डीबीएमएस स्टार्ट किया हुआ था, बस उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो डीबीएमएस स्टार्ट करें। एक बार फटाफट सेशन ज्वाइन कर लो, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, डीबीएमएस में लास्ट क्लास में मैंने फॉरेन की पे ड्रॉप किया था, है ना। फॉरेन की हम कवर कर रहे थे, बस उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। फॉरेन की, देखिए फॉरेन की क्या होता है, तो मैंने आपको जस्ट इतना बताया था कि यह दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बताने का काम करता है। ठीक है, कोई भी दो टेबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप। तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि मेरे पास दो टेबल्स हैं, जैसे एक स्टूडेंट नाम का टेबल, एक स्टूडेंट नाम का टेबल जिसके अंदर फील्ड है, एक है स्टूडेंट आईडी और एक है नेम। ठीक है, और एक फील्ड है कोर्स से रिलेटेड, और उसमें फील्ड्स हैं कोर्स आईडी और कोर्स नेम। ठीक है जी, ये दो फील्ड्स हैं। ऐसे दो टेबल्स हैं, टेबल ए और टेबल बी। ओके, टेबल ए और टेबल बी। ओके जी, अब ध्यान से सुनिएगा। टेबल्स हो गए दो। हाँ जी, तो देखो सेम सेम स्टूडेंट्स की दो डिफरेंट टेबल्स में हमने डिटेल्स रखी हुई हैं। सेम स्टूडेंट्स की डिटेल्स हमने दो डिफरेंट टेबल्स में रखी हैं। जैसे आप लोगों का मैं कोई डाटा मेंटेन कर रही हूँ, हाँ, तो आप स्टूडेंट्स की ही डिटेल्स, यूपी ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर बैच में जितने बच्चे हैं उनकी डिटेल्स मैंने दो टेबल्स में या तीन टेबल में या चार टेबल में, अलग अलग टेबल में सेव कर रखी हैं। पहला टेबल मैंने बनाया आपके अटेंडेंस से रिलेटेड, दूसरा टेबल बनाया मैंने एडमिशन के दौरान आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए थे तो कौन से स्टूडेंट ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए थे। तीसरा टेबल मैंने बनाया है कि आप लोगों को कुछ बुक्स इश्यूज की गई थी तो किन किन स्टूडेंट्स को वो बुक्स मिली। चौथा टेबल मैंने बनाया है कि मैं आपका वीकली टेस्ट लेती हूँ तो हर स्टूडेंट के कितने कितने नंबर आते हैं। तो यानी मैंने सेम स्टूडेंट्स की डिटेल्स दो डिफरेंट टेबल्स में रखी हुई हैं। ठीक है जी, अब सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरेन की। अब अब मेरे पास ये जो है वो इस टेबल का प्राइमरी की है। ठीक है, एस आई डी स्टूडेंट आईडी इस टेबल का प्राइमरी की है और इस टेबल का प्राइमरी की ये है। ठीक है जी, अब ऐसा है कि हमारे पास क्लास में एक बच्चा पढ़ता है जिसका स्टूडेंट आईडी है 101, जिसका नाम है रोहित, और उसका कोर्स आईडी है AAA, और उसका कोर्स का नाम है डीबीएमएस। ठीक है जी, और मैं उस स्कूल में क्लर्क की पोजीशन में काम करती हूँ। अब क्या हुआ कि ये स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने बोला मैम मैंने ना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए हैं और आप मेरा एडमिशन कैंसिल कर दो। ठीक है, मेरे पास 1:45 पर आया था और 2 बजे मेरी क्लास की, मेरे स्कूल की छुट्टी हो रही थी। ठीक है, तो मैंने टेबल खोला, एक ये टेबल खोला तो मुझे उसकी डिटेल्स दिखी। मैंने क्या किया, फटाक से उसकी डिटेल्स उस टेबल में से डिलीट कर दी। ठीक है, और 2 बज गए ये काम करते करते। जब 2 बज गए ये काम करते करते तो मैंने क्या किया, मैंने बंद कर दिया सब। मैंने कहा अब कल करेंगे, छोड़ो, एक टेबल से डिलीट करके मैंने छोड़ दिया। कल छुट्टी हो गई, मैं घर चली गई। ठीक है, उसके बाद जब मैं घर चली गई तो मैं छुट्टियों पे चली गई 2 महीने के। तो मैं तो क्लर्क थी, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं चली गई हूँ छुट्टियों पर तो मेरे पीछे से काम नहीं होगा, काम तो होगा, लेकिन मेरी जगह पर कोई और आके बैठेगा। तो जब कोई और आके बैठेगा तो वो क्या देखेगा, जब वो ये टेबल खोलेगा तो उसे दिखेगा भाई स्टूडेंट तो है ही नहीं, स्कूल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसकी डिटेल में डिलीट कर चुकी थी। लेकिन जब वो ये टेबल खोलता है तो उसको दिखता है कि इस स्टूडेंट की डिटेल्स इस टेबल में पड़ी हैं। तो अगर सिर्फ वो ये टेबल खोलता है तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आज भी स्टूडेंट उस स्कूल में पढ़ रहा है, और इस टेबल के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट उस स्कूल में नहीं पढ़ता। तो जब सेम डिटेल्स दो अलग अलग टेबल्स में थी तो ये दोनों टेबल शुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर।
तो इन दोनों टेबल्स को एक साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर मैं एक टेबल में कुछ भी बदलाव कर रही हूँ, चाहे मैं डिलीशन कर रही हूँ, इंसर्शन कर रही हूँ, या कुछ भी अपडेशन कर रही हूँ, वो रिफ्लेक्ट करे जी भाई अदर टेबल में भी उसकी डिटेल्स है, वहां जाकर भी करो ये काम। ठीक है, मर्ज नहीं करना है, मर्ज नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों टेबल को कनेक्ट करना है। ठीक है, अब डेफिनेशन सुनो। जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में आती है तो वो इस टेबल की फॉरेन की कहलाती है। कुछ समझ आई बात? जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में आती है तो वो इस टेबल की फॉरेन की कहलाती है, बाहर से आई है, लेकिन इस टेबल की वो प्राइमरी की है। ठीक है, समझ आया सभी को? यही डेफिनेशन है, यही हमने लिखना है। ओके जी, सभी को पढ़ा था तो गुड। हाँ जी, प्राइमरी की ऑफ one table when comes in another table it becomes foreign key of that table, foreign key of that table। ठीक है भाई, क्या बोल रहे हो? डायमंड छोटू नाम बड़ा अच्छा ढूंढ के लाए हो तुम, डायमंड छोटू। मतलब मैम मेरी भी सुन लो आप। अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे ये कहा कि मैम मैंने डीबीए का इंटरव्यू दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आगे भी बनता है, अभी मैं बताती हूँ। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट बनता है इसमें एक। हिंदी वाले लिखो भाई, हिंदी वालों को नाराज नहीं करना है ना? इंग्लिश लिखने के बाद हिंदी भी लिखनी है हमको। फॉरेन की क्या है? एक या एक से अधिक कॉलम का समूह है जो दो टेबलों के बीच संबंध यानी रिलेशनशिप स्थापित करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, यह है एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल यानी पेरेंट टेबल में संदर्भित करता है। जिससे डाटा अखंडता यानी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यही तो पॉइंट हमें पढ़ना है। अखंडता यानी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनी रहती है और डेटा की रिडंडेंसी मतलब पुनरावृत्ति, रिपीटिशन, डेटा की रिडंडेंसी यानी पुनरावृत्ति
वृत्ति रुकती है। ठीक है जी, पेरेंट टेबल अभी बताती हूँ। इंग्लिश वालों के लिए मैंने लिख दिया है। अब ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी समझेंगे हम क्या होता है। देखो थोड़ा सा अब एडवांस जाएगा वैसे तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एलटी वालों में तो मैंने इसका एक क्वेश्चन भी करवाया जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे देखो आपके पास ना दो टेबल्स है, समझना इस बात को। आपके पास दो टेबल हैं, एक पेरेंट टेबल है, ठीक है, R1 मतलब रिलेशन टेबल, और एक चाइल्ड टेबल है यानी R2। ठीक है, अगर आप लोग कुछ भी इंसर्शन आप इंसर्ट कर रहे हो इस टेबल में, इंसर्ट किया आपने कोई एंट्रीज, इंसर्ट इन R1 किया, ठीक है, तो कोई दिक्कत आएगी? इसको इसको कोई दिक्कत है? चाइल्ड टेबल को तुम्हें पेरेंट में अगर कुछ इंसर्शन करनी है, मेन टेबल में कुछ इंसर्शन करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुमने पेरेंट टेबल में इंसर्शन किया और चाइल्ड टेबल में इंसर्शन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इंसर्ट इन R2 करते हो, R2 मतलब चाइल्ड टेबल में, क्योंकि वो इससे रेफरेंस ले रहा है। समझो, पेरेंट टेबल यानी हमारे पेरेंट्स और हम चाइल्ड है, तो हम अपने पेरेंट्स के मुताबिक ही चलेंगे। हमें कोई भी काम करना है हम अपने पेरेंट्स से रेफरेंस लेंगे यानी सलाह लेंगे। तो हम खुद से कोई काम नहीं कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें सलाह देंगे। तो अब इसका मर्जी है कि मैं अपनी मन मुताबिक ही काम करूंगा, तो भाई ये वायलेशन है, हम नहीं मानते इस बात को, ये गलत है। ठीक है जी, ये बात गलत है। तो इसीलिए अगर आप चाइल्ड टेबल में कोई भी एंट्री करते हो, इंसर्शन करते हो, तो वो पेरेंट टेबल में होनी चाहिए। सिर्फ चाइल्ड टेबल में इंसर्शन करना मतलब वायलेशन है। ठीक है, तो आप नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। कि अगर तुम इंसर्शन सिर्फ R2 में कर रहे हो और R1 में नहीं कर रहे हो तो दिस इज रॉन्ग, नहीं हो सकता, वायलेशन है ये। इसके बाद अगर तुम डिलीट फ्रॉम R2 करते हो तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वायलेशन नहीं होगा। मतलब चाइल्ड टेबल से अगर तुम्हें कुछ डिलीट करना है, मतलब मेरे से कोई गलत काम हो गया तो मैं उसको फटाफट से हटा दे रही हूं, ये मतलब है इसका। क्या से की जगह ही है? ठीक तो है। अब चलो आगे। अगर तुम डिलीशन फ्रॉम R1 करते हो तो दिक्कत है, ये वायलेशन क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट टेबल है, इससे ये टेबल जुड़ा हुआ है। तो अगर तुम ये टेबल, इस टेबल से ये टेबल रेफरेंस लेता है, तो अगर तुम यहां से एंट्री को डिलीट कर देते हो, क्या पता वो एंट्री यहां पर भी पड़ी हो। ठीक है, तो सिर्फ इस टेबल से तुम डिलीट नहीं कर सकते, तुम्हें दोनों टेबल से डिलीट करना पड़ेगा। ये होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है जी। फरजान जी मैंने अभी वर्कशीट्स कोई दी ही नहीं है, मैं देती ही नहीं हूँ वर्कशीट्स, तो वर्कशीट्स मैं देती ही नहीं हूँ, मैं खुद ही प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ वीकली बस। क्योंकि मुझे पता है कि ये एडवांस चीज़ें चली जाती हैं और फिर दिक्कत होती है, इसीलिए तो मैंने कोई फोल्डर नहीं बनवाया, मैंने कोई वर्कशीट्स नहीं दी हैं। ओके, दोनों की है, SI और ऑपरेटर दोनों बच्चों की है। देखो आप सिर्फ इतना याद रखो, अगर तुम इंसर्शन, देखो ये आपका पेरेंट टेबल होता है और ये आपका चाइल्ड टेबल है बस। तो पेरेंट से बच्चा हर चीज की सलाह लेता है, ठीक है। तो अगर तुम इंसर्ट R1 में करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई वायलेशन नहीं है, तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इंसर्ट इन R2 करते हो, इसमें कोई इंसर्शन कर रहे हो तो गलत है, वो यहां पर भी होना चाहिए, इसको पता होना चाहिए। अगर डिलीट फ्रॉम R2 करते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन अगर डिलीट फ्रॉम R1 करोगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो वायलेशन है,
क्योंकि यहाँ पर कोई एंट्री है तो वो रेफरेंस ले रहा होगा, इसलिए बस ये 2 पॉइंट्स याद रखो, इसमें और इसमें। कहाँ, नहीं सॉरी, इंसर्शन इन R2, अगर तुम R2 में कोई इंसर्शन करते हो और डिलीशन अगर R1 से करते हो तो इनमें वायलेशन क्रिएट होती है, बस। नेक्स्ट, लैंग्वेजेस ऑफ डेटाबेस। लैंग्वेजेस कौन कौन सी इस्तेमाल होती है? तो पहली बात तो SQL का हम इस्तेमाल करते हैं टू एक्सेस डाटाबेस, ठीक है। SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भाषा का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सेस डाटाबेस। अब लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? DDL, DML, DCL, TCL, DQL, ये लैंग्वेजेस में आता है। और पहला क्वेश्चन यहां से इनकी फुल फॉर्म ही है। डाटा डेफिनेशन देखो, एक बच्चा, लिसन, जब पेपर शुरू हुआ, जब डेमो शुरू हुआ था, मैंने आपको आपका सिलेबस दिया था। भाई अगर तुम इतना भी अवेयर नहीं हो कि तुम्हारा सिलेबस क्या है और तुम्हें ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन सा टॉपिक तुम्हारा है और कौन सा टॉपिक किसी और का है, तो आप क्या पढ़ रहे हो, मुझे ये बताओ। इतने बड़े बच्चे हो तुम लोग, कोई किंडरगार्टन वाले KG UKG के बच्चे तो हो नहीं। अपना सिलेबस सामने रख सकते हो और देख सकते हो कि अच्छा मैम ने ये टॉपिक करवा दिया, ये नहीं करवाया, ये हमारे सिलेबस में है, ये नहीं है। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कराया है जो कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के पास था, बस। बाकी सारा कंबाइंड ही चल रहा है अभी तक, और वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, और आगे भी जब कुछ ऐसा आएगा तो मैं ऑलरेडी बता दूंगी। ओके, बाकी रही बात तो अपना प्लीज सिलेबस सामने रखो। और कुछ बच्चे इतने अवेयर हैं कि वो लोग मुझे इतने अच्छे से टैग करके भेजते हैं कि मैम आपने ये टॉपिक नहीं कराया, ये नहीं कराया, तो प्लीज ये चीजें देखो खुद, बी अवेयर। चलो, DDL का फुल फॉर्म क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद DML इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके बाद DCL इज डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके बाद ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये इनकी फुल फॉर्म्स हैं। इसके बाद डाटा क्वेरी लैंग्वेज। पहले क्वेश्चन यही हैं, इनके फुल फॉर्म। इसके बाद आगे चलिए, फुल फॉर्म के बाद आगे चलेंगे। चलिए, तो इसके बाद बात आती है कि ये है क्या, क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, अब हम SQL की कमांड्स लिख रहे हैं, कौन किसके अंडर आती है? DDL DML कमांड्स हैं ये सब, ठीक है। तो कौन किसके अंडर आ रही है? जैसे SQL की कमांड्स की बात की जा रही है कि कौन सी कमांड किसके अंडर आती हैं, उसके बाद इनकी डेफिनेशंस की बात की जाएगी। जैसे DDL के अंदर आती है कमांड क्रिएट, ये SQL की कमांड है। क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट। इसके बाद DML के अंदर आती है इंसर्ट और डिलीट, अपडेट। DCL के अंदर आती है ग्रांट, रिवोक। TCL के अंदर आती है कमिट, रोल बैक।
सेव पॉइंट, और इसके बाद DQL में आती है सिलेक्ट। ठीक है, कई जगहों पे जो सिलेक्ट है वो DML के अंदर ही दे रखा है, कई जगहों पे DQL का पार्टीशन है नहीं है, जो सिलेक्ट है वो DML में ही दे रखा है। ठीक है, कई जगहों पर ऐसा भी है, तो ये भी याद ही रखेंगे आप लोग। यहाँ पर आती है सिलेक्ट, LECT, तो कई जगहों पे सिलेक्ट को DML में ही ले रखा है, ये भी याद रखिएगा। इनकेस कहीं पर नहीं दिखा तो तुम तो फट से कह देते हो कि हमें गलत पढ़ा दिया ना, इसीलिए बता रही हूँ। फरजान उसका ऐप पे ही मिलती है PDF, क्लास नोट्स में जाके चेक कर लो। नेक्स्ट DDL, मैं एक काम करूंगी, आप लोगों को ना सिलेबस शेयर कर दूंगी। अर्पित इस पर बात करते हैं, R2 इक्वल टू $R1 वाले पे भी बात करते हैं, रुक जाओ, इतना एडवांस जाएगा नहीं यहाँ पर, इसलिए। DDL PYQ है, PYQ मुझे भेज दिया करो, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करो PYQ तो। चलिए सुनिए, अब DDL कमांड क्या करती है, ये डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब्स द स्कीमा ऑफ द टेबल। अब तुम पूछोगे मैम ये स्कीमा कहाँ से आ गया, अब ये स्कीमा क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी एक MCQ है। स्कीमा ऑफ द टेबल का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन बनता है। स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। जैसे तुम लोगों को एक घर बनवाना है, सपोज एक घर बनवाना है, तो घर घर सीधा थोड़ी बनाना शुरू कर देते हो, है ना। अगर कोई घर बनवाना है तो सीधा थोड़ी बनाना शुरू कर देते हो, आप क्या करते हो, पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हो। किसी ने कोई मॉल बनाना है तो पहले एक मॉडल बनता है ना, उसके बाद वो मॉल बनता है, सीधा थोड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर मुझे कोई टेबल बनाना है तो मैं सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं उसका स्ट्रक्चर देखती हूँ। नहीं जी, ये NVS TGT के लिए तुम लोग ऐसे, ये बहुत ऑपरेटर, बहुत लो लेवल जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी तक में, तो ऑपरेटर वाला नीचे लेवल पर जाता है एग्जाम। ठीक है, LT वाला उससे ऊपर है और UGC उससे ऊपर है, तो इसीलिए भाई ये काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। ओके, चलिए, तो NVS वगैरह के लिए तुम्हें LT ग्रेड में जो मैंने पढ़ाया है DBMS वो पढ़ना पड़ेगा, जिसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी आती हैं, नॉर्मल फॉर्म्स भी आते हैं, जॉइंस भी आते हैं, यहाँ नहीं आएंगे वो सब। चलिए, तो ये डिस्क्राइब करता है स्कीमा ऑफ द टेबल, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। जैसे मान के चलो मुझे एक टेबल बनाना है जिस टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो इसके लिए मैं कैसे लिखूंगी, देखो मुझे यूज करना पड़ेगा क्रिएट। क्रिएट कैसे यूज करूंगी, क्रिएट ये किस लिए यूज होता है, यूज टू क्रिएट अ टेबल, टेबल बनाने के लिए। लेकिन इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है, मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना है, तो मैं इसका सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। ठीक है, तो तुमने इसी सिंटेक्स में लिखा, क्या लिखा,
तुमने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये लिखा, जिससे क्या हुआ, स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया। सिर्फ अभी इतना लिखने से स्टूडेंट नाम का टेबल बना है सिर्फ। अब तुम चाहते हो इसमें रोल नंबर और नेम ये भी आए, ये चाहते हो तुम। अब इसके अंदर फील्ड्स भी आए, अब ये चाहते हो तुम। अभी सिर्फ स्टूडेंट नाम का टेबल बना है, अब तुम चाहते हो ये 2 फील्ड भी आए। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, देखो ब्रेस स्टार्ट किया, उसके बाद आप लिखते हो पहले पहले नाम, रोल नंबर। तो रोल नंबर के अंदर वैल्यूज कैसी होंगी, इंटीजर वाली होंगी, तो उसका डेटा टाइप, कॉमा नेम, नेम के अंदर क्या डेटा टाइप, कैर, कैर वैर कैर 2 ये होते हैं इनके। उसके बाद इस तरीके से ये बंद, और ये लिखते ही ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, रोल, उसका डेटा टाइप इंट, नेम, उसका डेटा टाइप कैर, उसके बाद उसको बंद कर दोगे और इससे ये चीज बन जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? बताइए। ये समझ आया सभी को? अच्छा, सीन टेक्स्ट में मैंने पूरा वही लिख दिया, इसको ऐसे लिख लो, कॉलम 1 डेटा टाइप, ऐसे ऐसे, और ये लास्ट में इस तरीके से बंद, बस। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट। ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट, ये 3 है अगले। इनमें हम डिफरेंस करेंगे, इनमें क्या डिफरेंसेस है सुनिए अब ध्यान से। ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है? नहीं, क्यों? तीन डेटा टाइप होते हैं, सिर्फ वैर कैर नहीं होता, कैर होता है, वैर कैर होता है और वैर कैर 2 होता है, 3 डेटा टाइप है। तो नेम को हम कैर में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, वैर कैर में भी और वैर कैर 2 के अंदर भी। ठीक है, ये टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर आता है। एसक्यूएल में 3 डेटा टाइप्स होते हैं। एसक्यूएल के जो डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स मतलब डेटा को लिखने का क्या तरीका होगा, तो वो डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है नंबर, नंबर के अंदर आते हैं इंट, फ्लोट और रियल। इंट यानी इंटीजर, फ्लोट यानी डेसिमल वाले, और एक आता है रियल नंबर, ये 3 आते हैं। दूसरा आता है टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर आता है कैर, नेक्स्ट आता है वैर कैर, और नेक्स्ट आता है वैर कैर 2। ये आपके डेटा टाइप्स हैं। और यहाँ आता है डेट एंड टाइम, नहीं टाइम आता है खाली, डेट, डेट है, डेट डेटा टाइप। या मैं इसको एक बार चेक करती हूँ, ये वाला ना मुझे डेट एंड टाइम लग रहा है या खाली डेट है, रुको 1 मिनट। दोनों में डिफरेंस है, डिलीट एंड ट्रंकेट में दोनों में डिफरेंस है। अभी मेरे को बताने दो, फिर बताती हूँ। एसक्यूएल डेटा टाइप, जस्ट 1 सेकेंड रुको, मेरे को एक चेक करने दो कि खाली डेट है या डेट एंड टाइम है। डेट टाइम है, ठीक है, डेट टाइम। क्वेश्चंस की बात अभी नहीं होएगी, क्वेश्चन की बात बाद में होएगी। ठीक है, क्वेश्चंस को लेकर अभी मेरे से मत पूछो, अभी थोड़ा सब्र रखो। तो इसीलिए नेम जो है वो टेक्स्ट था ना, तो टेक्स्ट में तीनों इनिशियलाइज कर सकते थे, डेटा टाइप दे सकते थे आप। ओके, अब देखिए जरा आगे, ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये किसके अंदर आती हैं। तो ड्रॉप किस में आता है, डीडीएल में। तो जब डीडीएल में आ रहा है तो मतलब ये स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल से रिलेटेड कुछ काम करेगा। तो ड्रॉप कमांड का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे ही मैंने लिखा ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम,
इसको कैसे लिखा, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम का टेबल डेटाबेस में से कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा, तो इट डिलीट द कंप्लीट टेबल प्लस डाटा वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। ये समझ में आती है बात? देखो अब टेबल तो ये बन गया था, इसमें मैंने 1 और ABC लिखा, 2 और XYZ लिखा, ये जो चीज़ें मैंने लिखी है इनको डाटा वैल्यूज कहते हैं। ओके, तो जब तुम डाटा वैल्यूज इंसर्ट करते हो, डिलीट करते हो, अपडेट करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तब कौन है, DDL। जब आप डाटा वैल्यूज मतलब ये चीज़ें, इनकी बात कर रहे हो तब किसका इस्तेमाल होता है, DML का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो दोनों बातों में डिफरेंस है। तो जैसे ही मैं लिखती हूँ ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम का टेबल जो है उसका नामो निशान ही हट जाता है, टेबल कंप्लीटली डिलीट। तो जब कंप्लीट टेबल ही डिलीट हो जाएगा तो डाटा वैल्यूज तो डिलीट होनी ही होनी है। ठीक है, तो पूरा टेबल खत्म कर देता है ड्रॉप। लेकिन जब आप डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते हो तो वो DML में है, DML में डिलीट है, यानी ये क्या करेगा, ओनली रोज को डिलीट करेगा, डाटा वैल्यूज को डिलीट करेगा, ना कि टेबल को। टेबल एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहां स्ट्रक्चर की बात है जब आप DDL की बात करते हो, यहां DML की जब बात करते हो तो वहां डाटा वैल्यूज की बात है, ना कि स्ट्रक्चर। तो डाटाबेस में टेबल तो रहेगा, या तो रो डिलीट करेगा या ओनली डाटा वैल्यूज डिलीट करेगा। ठीक है, तो इट डिलीट ओनली डाटा वैल्यूज, नॉट टेबल, नॉट द कंप्लीट टेबल। और इसमें क्या डिफरेंस है, ये DDL में आता है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, डिलीट और ट्रंकेट में, इट डिलीट्स 1 रो एट अ टाइम, एक समय पर सिर्फ एक रो को ही डिलीट करता है, लेकिन ये इट डिलीट्स ऑल रो इन 1 गो, एक ही बार में। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, ये एक टाइम पर एक रो को डिलीट करता है। इसने क्या किया, टेबल तो है स्टूडेंट नाम का, लेकिन जितनी रोज थी उन सबको डिलीट कर दिया। ये डिफरेंस है तीनों में, आप बताओ। ओके, प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई है, मैं बोल देती हूँ। रिलेशन का मतलब टेबल होता है, ये तुमने गलत लिखा है जागृत, नहीं जितेंद्र ने लिखा है, जितेंद्र कुमार। 1 रिलेशन एट अ टाइम नहीं है, 1 रिलेशन का मतलब टेबल ही होता है। अर्पित ये एक्सेल पे नहीं काम करेगा, ये खुद में क्वेरीज हैं, MS एक्सेस में काम कर सकता है, MS एक्सेल तो है भी नहीं है डाटाबेस, तो MySQL में काम करता है ये, और एक्कल में काम करता है, सॉफ्टवेयर के नाम लिखवाए थे ना उनमें काम करती हैं ये क्वेरीज। तो एक्सेल तो है भी नहीं है, वो तो स्प्रेडशीट है, वो DBMS का एग्जाम्पल भी नहीं है, MS एक्सेस है, उसमें ये काम करेगा। चलिए नेक्स्ट आता है ऑल्टर और ट्रंकेट, सॉरी ऑल्टर एंड अपडेट। ऑल्टर एंड अपडेट, देखिए ऑल्टर एंड अपडेट क्या करता है। ऑल्टर का मतलब क्या है, बदलाव। जैसे मेरे पास एक टेबल है, उसमें फील्ड है रोल नंबर और नेम, 2 फील्ड है। ठीक है, अब मैंने एक फील्ड और इसमें डाल दिया, एड्रेस, एक और फील्ड बना दिया। पहले 2 ही फील्ड थे, अब मैंने एक और फील्ड बना दिया। क्या स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, ये बताओ। पहले 2 फील्ड थे, अब एक फील्ड और आ गया, क्या स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल में फर्क पड़ा, हाँ जी फर्क पड़ा स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल के अंदर। ठीक है, पहले 2 ही थे, अब 3 हो गए, तो स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल बढ़ गया है। अब 3 थे, 3 फील्ड थे, तुमने एक फील्ड को डिलीट कर दिया, क्या स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल में फर्क पड़ा, हाँ जी पड़ा। पहले 3 फील्ड थे, अब 2 हो गए हैं। कहने का ये मतलब कि एक घर है, उसमें पहले 3 कमरे थे, आपने 4 बनवा दिए, क्या स्ट्रक्चर ऑफ द घर में फर्क पड़ा, हाँ जी बिल्कुल पड़ा। पहले 3 थे, अब 4 हो गए। अब
4 कमरे हैं तो तुमने एक कमरे को तुड़वा दिया, क्या स्ट्रक्चर ऑफ द घर में फर्क पड़ा? हाँ जी बिल्कुल पड़ा। 4 कमरे थे अब 3 हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ द घर में बिल्कुल फर्क पड़ा। ठीक है जी। तो जब स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल में फर्क पड़ता है, मॉडिफाई होता है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑल्टर, क्योंकि ऑल्टर किस में आता है? डीडीएल के अंदर। तो ये क्या करता है? मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। लेकिन जब मैं बात करती हूँ अपडेट की, तो आप ऐसा मान के चलो कि यहाँ पर किसी का एड्रेस ABC था जो बदलकर अब PQR हो गया है। पहले ABC था एड्रेस, अब बदल के PQR हो गया। क्या स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल में फर्क पड़ा? तो नहीं पड़ा, क्योंकि खाली डाटा वैल्यू चेंज हुई है, नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। यानी पहले मेरे घर के अंदर 3 लोग रहते थे, अब एक बंदा कहीं चला गया जॉब करने के लिए, अब 2 ही लोग रह रहे हैं। क्या स्ट्रक्चर ऑफ द घर में फर्क पड़ा? नहीं। अब 2 लोग रहते थे, एक और आ गया बाहर से कहीं से रहने के लिए, तो अब 3 लोग रह रहे हैं। क्या घर के स्ट्रक्चर में फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है। तो यानी ये डीएमएल के अंदर है, तो जब डीएमएल की बात होती है तो डेटा वैल्यूज की बात होती है। ठीक है। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन किसमें है? मॉडिफिकेशन इन डाटा वैल्यूज। क्लियर जी? नेक्स्ट आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट कमांड किसके अंदर आता है? DQL के अंदर। कभी कभी इसको DML के अंदर भी ले लेते हैं, तो इसको यूज करते हैं यूज्ड विद वेयर क्लॉज। वेयर नाम के क्लॉज के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब वेयर क्लॉज क्या? इसको आप ऐसे लिखते हो, देखो, सिलेक्ट 2 तरीकों से लिख सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, जैसे स्टूडेंट लिखा आपने, और दूसरा तरीका ऐसे है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नाम वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2। पहले तो हम सेकंड नंबर वाली पर बात करते हैं, फिर फर्स्ट नंबर वाली पर बात करेंगे। देखो सेकंड वाला देखने में आपको कैसे समझ में आ रहा है? अच्छा, कविता पटेल का कहना है, मैम मैंने पहले भी ये सब पढ़ा था लेकिन इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा, उस वक्त सिर्फ रट्टा मारा था। कोई बात नहीं, इस वक्त हम समझा दे रहे हैं आपको। इसीलिए कंप्यूटर आज तक बच्चों को टफ लगता आया है, क्योंकि उनके पीछे उनको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता था, इसलिए। ठीक है। ऐसे ही मेरे साथ हरियाणा वाले बच्चों के साथ भी है। तो अब जब मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करती हूँ, मैं क्योंकि क्वेश्चन में से उनको आंसर्स एलिमिनेट करना सिखाती हूँ, मैं कभी ये नहीं सिखाती कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है, टिक कर लो। ये तुम लोगों ने मेरे प्रैक्टिस सेट में भी देखा होगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ती हूँ, मैं कभी ऑप्शंस नहीं पढ़ती हूँ, कभी भी नहीं। और फिर मैं कह देती हूँ अच्छा इसको मैच कर लो ऑप्शन को, ये सिखाती हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या दिख रहा है सेकंड वाले में, कि आपने क्या करना है? सिलेक्ट क्या करना है? नेम। कहाँ से करना है? स्टूडेंट नाम के टेबल में से, जिसका रोल नंबर क्या है? 2। तो यहाँ पर वेयर कैसे यूज हो रहा है? लाइक अ कंडीशन, जिसका रोल नंबर 2 है उसको स्टूडेंट टेबल में से उठाओ और उसका नाम डिस्प्ले करा दो। पहले वाले में कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या होगा? पहले वाले में कंप्लीट टेबल डेटाबेस में से उठकर आएगा। ठीक है। तो अच्छा है ना, एग्जाम डेट नहीं आ रही भाई, सिलेबस पढ़ा हुआ है अभी, तुम ऐसे भागो मत एग्जाम डेट के लिए, सिलेबस बहुत पड़ा है अभी तुम्हारा। तो पहले वाले में कंप्लीट टेबल आएगा और दूसरे वाले में नेम आएगा स्टूडेंट टेबल में से जिसका रोल नंबर 2 है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आता है DCL के अंदर, एक है ग्रांट और एक है रोल बैक, सॉरी ग्रांट और रीवोक। ग्रांट क्या काम करता है? प्रिविलेजेस देता है, प्रिविलेजेस देना। तो ग्रांट का मतलब क्या है? प्रिविलेजेस देना, ऑथराइजेशन देना। प्रिविलेजेस का क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ, प्रोवाइड प्रिविलेजेस, या तुम ऑथराइजेशंस कह सकते हो। और
और रिवोक का मतलब होता है टेक बैक प्रिविलेजेस या ऑथराइजेशन। क्या मतलब है इस बात का, समझिए। जैसे मैं आरडब्ल्यूए की टीचर हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कुछ प्रिविलेजेस हैं, तुम लोगों से ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, ऑथराइजेशंस हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, तो वो मुझे ग्रांटेड है, मुझे दी गई हैं। ओके, अब मैं आरडब्ल्यूए छोड़ के जा रही हूँ, तो मुझसे वो प्रिविलेजेस, मेरे से वो ऑथराइजेशन वापस ली जाएंगी, उसे क्या कहा जाता है, रीवोक। अब हम लोग ना उसमें का, हाँ, हमारे व्हाट्सएप में ना फैमिली ग्रुप्स होता है या फ्रेंड का ग्रुप्स होते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, ग्रुप कोई बना हुआ है फैमिली या फ्रेंड्स वाला ग्रुप जो बना हुआ है, तो उसमें ना सबको एडमिन बना देते हैं, या मैं एडमिन हूँ, मैंने अपने फैमिली का एक ग्रुप बनाया, अब मैं नाराज़ हो गई, मैं अपनी फैमिली मेम्बर से, मैं क्या करूँ, मैं एग्जिट मार देती हूँ ग्रुप से, ठीक है, तो अब कोई और एडमिन बन जाता है, ग्रुप चलता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा काम हम ऑफिशियल नहीं कर सकते। अगर ऑफिशियली मैंने कोई ग्रुप बनाया है और मैं उसकी एडमिन हूँ, तो मैं पहले सबको उस ग्रुप में से डिलीट करूंगी, उसके बाद मैं उस ग्रुप से खुद एग्जिट होंगी, तो अभी मेरे पास उस ग्रुप के एडमिन होने की प्रिविलेज ग्रांटेड है। अब मैं सबको डिलीट करके खुद डिलीट होकर व्हाट्सएप का ग्रुप डिलीट कर रही हूँ, तो मैं अपनी प्रिविलेज वापस कर रही हूँ, यानी रीवोक कर रही हूँ, ठीक है, क्लियर। मुझे भेज देना आपने क्या पढ़ा था जितेंद्र कुमार, मुझे भेज देना क्या पढ़ा था आपने ये, ठीक है। चलिए, आज मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट जरूर करना तुम जितेंद्र कुमार, मैं भी जानना चाहती हूँ क्या ऐसा तुमने पढ़ा था। ओके, ये हो गया डीसीएल। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आता है टीसीएल। टीसीएल है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है ये। पहला क्या है, कमिट। कमिट कमिट के लिए तुम्हें सलमान खान का डायलॉग याद आ जाना चाहिए था कि तुमने क्या पढ़ा था, मुझे ये जानना है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये जानना है कि क्या हल्का चल रहा है ना, ये मुझे जानना है, या क्या इससे भारी पढ़ा गया है, वो मुझे भी जानना है। ओके, मेरे मेरे को टेलीग्राम कर देना, टेलीग्राम भेज देना मुझे, वो भेज देना मुझे। हाँ जी, तो कमिट के लिए आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। अच्छा, के मैप के लिए बोल रहे हो, के मैप में तो मुझे दो चीज़ें पढ़ानी है अभी, और शायद यूट्यूब वाला आपने देखा नहीं होगा, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा कवर। मैंने अभी बोला हुआ है कि मैप का सेशन आना है जिसके अंदर मुझे एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स और प्राइम इम्प्लिकेंट्स पढ़ाना है मुझे अभी, ये अभी मेरा रहता है। हाँ जी, सुनिए अब, तो सलमान खान का डायलॉग याद होना चाहिए, कौन सा, कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो वाली याद है डायलॉग ना। तो मतलब क्या है कि अगर आपने एक बार चेंजेस कर दिए हैं तो वो परमानेंट है, आप उनको बदल नहीं सकते, दैट इज कमिट। तो एक बार जो भी चेंजेस कर दिया, अगर आप उसको कमिट कर देते हो तो वो बदले नहीं जाएंगे, वो परमानेंट है, ठीक है जी, इज इट क्लियर। तो कमिट यानी दिस कमांड परमानेंटली सेव्स permanently saves all the changes made during the current transaction to the database. Once a transaction is committed,
is committed, the changes are permanent and cannot be undone. Next, rollback. रोलबैक मतलब रिपीटिशन, यानी अंडू करता है। जो कमांड्स कमिट नहीं हुई हैं उनको अंडू कर सकता है, लेकिन जो कमिट नहीं हुई है, क्योंकि कमिट होना मतलब कि वो परमानेंट हो चुकी हैं। ओके, दिस कमांड is used to undo all changes made during the current transaction since the last commit or rollback command. Since the last commit or rollback command. सेव पॉइंट भी लिखिए, सेव पॉइंट। This command is used to set characteristic for the current transaction. हिंदी में लिखूंगी मैं अभी, रुक जाओ। हाँ, घबराए मत करो। कमिट कमांड का उपयोग वर्तमान में लेन देन के दौरान किए गए सभी परिवर्तनों में स्थायी रूप से परिवर्तनों को स्थायी रूप से सेव करने के लिए किया जाता है, रोलबैक कमांड का उपयोग अंतिम कमिट या सेव पॉइंट के बाद किए गए परिवर्तनों को अंडू करने या रद्द करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट,
यदि आप पूरा ट्रांजैक्शन रोल बैक नहीं करना चाहते तो केवल एक विशिष्ट सेव पॉइंट तक रोल बैक कर सकते हैं। सेव पॉइंट समझिए, सेव पॉइंट समझिए, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में भी लिख दिया है। सेव पॉइंट क्या होता है? देखो, रोल बैक क्या कर रहा था, रोल बैक कमांड जो था वो अंडू करता था। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, कमिट ने क्या किया, जो ट्रांजेक्शन आपने की उसको उसने परमानेंटली सेव कर दिया, उसके बाद आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब रोल बैक आया तो रोल बैक क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन किसको रिपीट कर रहा है? सारी जो ट्रांजेक्शन हो रखी है उनको वो रिपीट कर सकता है, अंडू कर सकता है। लेकिन जो कमिट हो चुकी हैं, यानी जो परमानेंट हो चुकी है, उसे वो अंडू नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सबको वो अंडू कर सकता है। अब सेव पॉइंट क्या कहता है कि रोल बैक से आप सिर्फ कमिट वाले को अंडू नहीं कर सकते थे, बाकी सबको कर सकते थे। लेकिन सेव पॉइंट हमें मदद करता है कि कुछ स्पेसिफिक कोड को ही आपने अगर अंडू करना है तो वो आप सेव पॉइंट से कर सकते हो। ये डिफरेंस है। यही इनके एग्जाम्पल होते हैं और इनके एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, इसी में मैं आप लोगों को ना फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बता रही हूँ कि क्या होता है। लिख लीजिए, यूनिट 1 का है लेकिन फिर भी। फ्लो चार्ट क्या होता है, जैसे ये एक प्रोग्राम है, आपने स्टार्ट किया, इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ इनिशियलाइजेशन किया, यानी ए को 10 दिया, बी को 20 दिया। इसके बाद आपने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की, उसके बाद स्टॉप कर दिया। ये आपने एक प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखी है, लेकिन आपने उसको कैसे दर्शाया है, ग्राफिकली दर्शाया है। ठीक है, कैसे? ग्राफिकली, पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का ग्राफिकली या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट कहा जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, जैसे हमने हर चीज के लिए अलग अलग सिंबल यूज किया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे ये था आपका ओवल या एलिप्स साइन, ये स्टार्ट और एंड के लिए यूज किया जाता है, स्टार्ट और एंड के लिए। इसके बाद रेक्टेंगल आप किसके लिए यूज करते हो? प्रोसेस के लिए। इसके बाद दिस इज पैरेललोग्राम, ये किसके लिए यूज होता है? इनपुट और आउटपुट के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने इनपुट दिया ना, ए की 10 और बी का 20, वो उसके लिए। और ये डायमंड है, ये क्या बताता है? डायमंड, यानी कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, कंडीशन। बाकी फ्लो लाइंस है, बाकी क्या है? फ्लो लाइंस। नेक्स्ट आता है, नहीं यही होते हैं इसमें सिर्फ, बोलते मैम रोम्बस सर्कल, नहीं जी, इतना ही होता है। नेक्स्ट, एल्गोरिथम क्या होता है? अब मैंने ना एक्सप्लेनेशन लिखी, मेरा जो प्रोग्राम था मैंने उसको ऐसे लिखा। स्टेप 1 में मैंने क्या किया? स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। स्टेप 2 में मैंने क्या किया? इनिशियलाइजेशन। स्टेप 3 में क्या किया मैंने? कंडीशन अप्लाई।
स्टेप 4 में मैंने क्या किया, एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसे कहते हैं एल्गोरिथम, मतलब स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोग्राम इन योर लैंग्वेज। अपनी भाषा में जब स्टेप बाय स्टेप आप किसी प्रोग्राम को समझाते हो तो उसे एल्गोरिथम कहा जाता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोग्राम इन योर लैंग्वेज इसे क्या कहते हैं, एल्गोरिथम, कॉल्ड एल्गोरिथम, ठीक है जी। ये इतनी सी डेफिनेशन थी जिसके लिए कुछ बच्चों ने इतना हल्ला मचाया कि हमें तो एल्गोरिथम नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, हमें तो एल्गोरिथम नहीं पढ़ाया गया, हमें तो फ्लो चार्ट नहीं पढ़ाया गया, खत्म हो गया। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, मतलब रेक्टेंगल कहाँ गया, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ओके। चलिए, ये सभी MS वर्ड में नहीं आते हैं। DBMS कंप्लीट नहीं हुआ, जितना तुम्हारे नोट्स में तुम्हें ज़रूरत है वो सब लिखा हुआ है, ठीक है, डोंट वरी। अभी DBMS चलना है आगे, अभी DBMS ख़त्म नहीं हुआ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ER मॉडल के अलग सिंबल्स हैं, ये ER मॉडल के सिंबल्स नहीं हैं। जब मैं ER मॉडल पढ़ाऊंगी जितेंद्र जी, तब उसमें पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये ER मॉडल मैंने कहीं नहीं लिखा, जस्ट लिखा है से फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का क्या डेफिनेशन है, ये लिखा है। ER डायग्राम में अलग सिंबल्स हैं।